Hello students, I am Amit Bijarnia, your physics teacher at competition.com। ये एक छोटा सा वीडियो बनाया गया आप लोगों के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जो एग्ज़ाम है उसके सारे डिटेल्स आपको देने के लिए। सीधा मुद्दे पे आते हैं। बेटा इस एग्ज़ाम का नाम जैसे मैंने कहा दैट इज़ KVPY, फुल फॉर्म इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इट वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1999। पूरी इंडिया के साइंस के एप्टीट्यूड वाले बच्चों को खोजने के लिए, जिन बच्चों का अच्छा खासा एप्टीट्यूड साइंस और रिसर्च में हो, उन बच्चों को छांटने के लिए सर्च करने का एक प्रोग्राम था। उन बच्चों को सर्च करके उन्हें सारा का सारा साइंस का माहौल देने का एक प्लान रहा है और ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है पिछले 20-21 साल से। एंड इट इज़ फेलोशिप और स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन बेसिक साइंसेज। व्हेन आई से बेसिक साइंसेज आई मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, biology and something like that. It is funded by Government of India, that is basically Department of Science and Technology. इसका जो मेन मोटिव रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो यही है कि जो भी हाईली मोटिवेटेड बच्चे हैं जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग नहीं साइंसेस पढ़ना चाहते हो, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक बायोलॉजी, ये चीज़ें पढ़ना चाहते हो, उन बच्चों को पूरी इंडिया में से छांटना, उन्हें सर्च करना और उन्हें मोटिवेट करना कि आप लोग साइंस की फील्ड में और रिसर्च की फील्ड के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। ये पूरा जो प्रोग्राम है ये उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। So, beta, its basic motive is to attract highly motivated students to pursue basic sciences and research career in science, not technology or engineering, but in science. When I say science, I mean physics, chemistry, maths and biology. It is organized by ISC Bangalore। जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम जो है बेटा उसका जो मेन फंडिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है, लेकिन ये डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की सारी जिम्मेदारी, ऑर्गेनाइज कराने की जो सारी जिम्मेदारी है वो ISC बैंगलोर की है। ISC इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इट इज़ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, इवन बेटर देन IITs रैंकिंग के हिसाब से अगर देखें तो। ISC बैंगलोर की जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं वो बड़ा इवन हमारी IITs से बेटर है। लेकिन IITs में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जाती है और ISC के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइंसेस पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी यही पढ़ाई जाती है और BSc और MSc के कोर्सेज ही होते हैं। तो ISC बैंगलोर इस सारे के सारे एग्जाम को कंडक्ट कराता है। एग्जाम कंडक्ट कराना, फॉर्म निकालना, एग्जाम कंडक्ट कराना, रिजल्ट निकालना, उसके बाद उनका इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू का रिजल्ट निकालना और उसके बाद बच्चों के जो भी समर प्रोग्राम्स वगैरह हैं, सारा का सारा जो काम है वो ISC बैंगलोर की टीम ही देखती है। इसकी जो फेलोशिप है, जो स्कॉलरशिप है, उसके बाद में हल्का सा आइडिया आपको दे सकता हूँ। इसकी जो स्कॉलरशिप है वो 12th क्लास के बाद स्टार्ट होगी। 12th क्लास से लेकर जब तक आप BSc कंप्लीट करते हो या फिर बेटा बैचलर मैथमेटिक्स कंप्लीट करते हो तो हर मंथ 5000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप है और एक ईयरली ग्रांट है, एक एनुअल ग्रांट है 20,000 रुपीज़ की, वो बुक्स वगैरह खरीदने के लिए रहती है। BSc से लेकर MSc के बीच का जो टाइम है उसके अंदर जो आपकी मंथली ग्रांट है दैट हैज़ बिकम 7,000 एंड जो ईयरली ग्रांट है इट हैज़ इंक्रीज टू 28,000 पर ईयर। ये पर मंथ बेटा, ये पर ईयर। इसके अलावा जो भी बच्चे इस KVPI को अगर क्लियर करते हैं, KVPI स्कॉलर्स बनते हैं, उन सबको अपनी कॉलेज के सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप करनी पड़ती है, समर प्रोग्राम करना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपकी स्कॉलरशिप आगे जाकर लगातार कंटिन्यू रहे उसके लिए मस्ट है। किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल रेप्यूटेड लेबोरेटरीज और रिसर्च सेंटर के अंदर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहती है। ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी ISC बैंगलोर और KVPI के पैनल की ही रहेगी। इवन जो बच्चे सेलेक्टेड रहते हैं उनको अलग से एक आई कार्ड मिलता है। उस आई कार्ड से वो जितनी भी इंडिया की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और लैब्स हैं उनके अंदर उनकी एंट्री फ्री में रहती है। लैब्स में और इवन लाइब्रेरीज में सारी एंट्री फ्री रहती है। हमारे लेवल पर 2 मेन एग्जाम है, एक 11th क्लास का जिसे हम स्ट्रीम ऐसे बोलते हैं, 12th क्लास का जिसे हम स्ट्रीम SX बोलते हैं। कॉलेज लेवल में एक और आता है जिसे हम SB कहते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। SE जो स्ट्रीम है ये सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास वाले बच्चों के लिए है। इसका जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपके 10th क्लास के अंदर 75% मार्क्स एंड अबव आने चाहिए। इट इज़ फॉर एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पूछी जाएगी। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि बायोलॉजी पूछी जाएगी। मैथ्स वाले बच्चों को भी बायोलॉजी के सवाल करने पड़ेंगे और बायोलॉजी वाले बच्चों को भी मैथ्स के सवाल करने पड़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी 4 आपके टॉपिक्स होंगे।
हाँ, ये ज़रूर है कि मैथ्स वाला बच्चा जो है वो बायोलॉजी के सवाल इक्का दुक्का करता है, और बायोलॉजी वाला जो बच्चा है वो मैथ्स के सवाल भी इक्का दुक्का करता है, क्योंकि मोस्टली सवाल जो आते हैं वो जैसे मैथ्स वाला बच्चा है, अगर वो बायो के सवाल करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि मोस्टली बायो के जो सवाल हैं वो 10th लेवल के आसपास के ही पूछें तो हम बड़े आराम से उन सवालों को कर भी सकते हैं अगर करना चाहें तो, वरना अगर छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, उससे रैंकिंग पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी मैथ्स वाले बच्चे हैं वो मोस्टली बायोलॉजी के सवालों को स्किप ही करते हैं, और इसी तरह से जो बायो वाले बच्चे हैं वो मैथ्स वाले सवालों को मोस्टली स्किप ही करते हैं, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इतना फर्क नहीं पड़ता। एप्टीट्यूड टेस्ट से मोर और लेस 1700 बच्चे निकालते हैं। 1700 जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको निकालेंगे रफली, ये बड़ा रफ फिगर है, ये लास्ट ईयर की फिगर है, ये लगभग 100-200 बच्चे हर साल बढ़ी जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। जैसे अपने यहाँ कंपटीशन में एग्जाम होते हैं बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, पेपर पेन से एग्जाम नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर पर एग्जाम देते हैं, जैसे अपने कंपटीशन पे एग्जाम होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही पेपर यहाँ पे होंगे। फिर एक इंटरव्यू रखा जाएगा, जो ऊपर के सिलेक्टेड 1700 बच्चे हैं उनके इंटरव्यूज़ होंगे। उनके इंटरव्यूज़ के लिए बच्चों को अपने आस पड़ोस के IITs या ISC या ISR के जो कॉलेज होते हैं वहाँ बुलाया जाता है। आने जाने का सारा खर्चा KVPI की तरफ से ही होता है, और वहाँ पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं। इंटरव्यूज़ में आप रफली मान के चल सकते हो कि जो ऐसे स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, 11th क्लास वाले बच्चे हैं, उनमें 1700 में से रफली 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसमें 75% वेटेज जो है वो आपके इस एप्टीट्यूड टेस्ट का है, और 25% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू का है। ये 75 और 25 कंट्रीब्यूशन दोनों के ऐसे ऐसे आपके पास रहेंगे। एग्जाम 3 आवर्स का होगा, और रफली ये एग्जाम नवंबर में कंडक्ट होता है, और इसकी टाइमिंग 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे दोपहर तक इसकी टाइमिंग रहती है। 3 आवर्स का एग्जाम रहेगा। हर साल नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर ये कंडक्ट कराया जाता है। इस साल हो सकता है कि लेट हो, कोरोना की वजह से हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा सा डिले जाए, आगे जाए। कट ऑफ की अगर बात करें तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी का गया है दैट इज 53%, बाकी कैटेगरीज का जो है वो बड़ा कम गया है, इवन 40% भी गया है। एग्जाम के अंदर किस तरह के सवाल पूछेंगे, कितने सवाल पूछेंगे, उस पर एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ। जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं उनके पास कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस आएंगे। पहले 60 क्वेश्चंस 15 15 15 15 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 मैथ्स एंड 15 बायोलॉजी। हर सवाल जो होगा वो 1 नंबर का होगा। अगर आपने सही किया तो +1, गलत किया तो -0.25, मतलब -1/4। अगर छोड़ दिया तो ऑफकोर्स 0। 15 सवाल फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 मैथ्स और 15 बायो, आपको सारे करने हैं। ऐसे ऑप्शनल नहीं है कि आप बायो छोड़ सकते हो, अगर आप बायो कर सकते हो तो करना चाहिए आपको। इसी तरह से उसके पार्ट 2 के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे, 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 मैथ्स, 5 बायोलॉजी। और अगेन सारे के सारे सवाल कंपलसरी हैं, मतलब कंपलसरी मतलब अगर आपको आते हैं तो आपको करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन हो कि आप मैथ्स और बायो करो, ऐसा ऑप्शन नहीं है, सारे करने होते हैं। हाँ, अगर आपने गलत किया तो -0.5, सही किया तो +2, सही पर +2 मार्क्स, गलत पर -0.5 मार्क्स। 60 मार्क्स तो बड़ा ये हो गए एंड 40 मार्क्स ये हो गए। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का एग्जाम है स्ट्रीम ऐसे का 11th क्लास वाले बच्चों का। तो जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पूछी जाएगी। ऑप्शनल नहीं है, सारे मस्ट हैं। अगर आप छोड़ते हो सवाल तो बड़ा ऑफकोर्स वो आपके है ना 0 मार्क्स कंसिडर किया जाएंगे। गलत करोगे तो -0.25 या बेटा -5 -0.5 कंसिडर किया जाएंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। 100 मार्क्स का एग्जाम है। मोर और लेस कट ऑफ जो है बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट की वो 53% के आसपास है। 53% का अगर आप ऊपर हो तो यू आर कंसिडर सेलेक्टेड फॉर राउंड 2। राउंड 2 में इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बात करते हैं स्ट्रीम एसएक्स की। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, जो क्लास में 12th में रनिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसका अगेन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों पूछी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर बेटा थोड़ा सा एक डिफरेंस है, और ये है कि या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर दो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर लो। ये आपके लिए ऑप्शनल है, या तो पीसीएम कर लो या पीसीबी कर लो। आपके पेपर में दोनों होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी होगी, मैथ्स भी होगी। मैथ्स करना चाहो मैथ्स कर सकते हो, बायोलॉजी करना चाहो बायोलॉजी कर सकते हो। अगर आपने मैथ्स और बायोलॉजी दोनों कर दिए
तो ऐसे केस के अंदर ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, आपको बेस्ट ऑफ 2 मिल जाएगा। दोनों में से जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बेटर है उसे कंसिडर कर लिया जाएगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको बेटा चारों करने चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 करने चाहिए, क्योंकि टाइम की वैसे ही बहुत कमी रहती है। सो आपको चारों तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो जो 3 बेस्ट हो, तो मैथ्स वाले बच्चे PCM करें, बायो वाले बच्चे PCB करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मस्ट हो गए। मैथ्स और बायोलॉजी, जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो मैथ्स करें, बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी करें। पेपर में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों होंगी, बट यू कैन स्किप मैथ्स और बायोलॉजी डिपेंडिंग ऑन यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी और मैथ्स रेस्पेक्टिवली। आगे चलते हैं बेटा। इसमें पहले राउंड में जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें 2000 बच्चे छांटते हैं, रफली, अगेन बेटा रफली। और उसके बाद इंटरव्यू का राउंड रहता है। एग्जैक्टली बेटा वही मार्किंग स्कीम है कि 75% एप्टीट्यूड टेस्ट के मानेंगे और 25% इंटरव्यू के मानेंगे, और इनका जो फाइनल जो रिजल्ट निकलता है उसमें रफली 1700 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं क्लास 12th के अंदर। इसके एग्जाम की जो टाइमिंग है, अगेन बेटा वो रफली नवंबर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है इन जनरल। इस साल हो सकता है कि हल्का फुल्का लेट भी हो। एग्जाम की जो टाइमिंग है ये इवनिंग की है। 11th क्लास की मॉर्निंग की टाइम थी और 12th क्लास की आपकी इवनिंग की टाइमिंग्स हैं। कट ऑफ जो है बेटा वो इसकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी की है वो 55% है, बाकी कैटेगरीज की इससे लोअर कट ऑफ है। इसका जो एग्जाम के जो सवाल हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको बेटा थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आराम से सुनना। अगेन पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन होंगे, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स, 20 बायोलॉजी। आपको बेस्ट ऑफ 3 करने हैं, मतलब आपको जो कोई से 3 सेक्शन करने हैं। तो मैथ्स वाला बच्चा क्या करेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बायो वाला बच्चा क्या करेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, और आपको सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने हैं, 80 क्वेश्चंस नहीं करने, सिर्फ 60 क्वेश्चंस करने हैं। सर मैं PCM का हूं और सर मैंने PCMB कर दिया तो ऑफ कोर्स जो आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन होगा उसमें आपने सवाल कम किए होंगे, उसमें आपकी स्कोरिंग कम रही होगी, तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने गलती से अगर मान लीजिए कोई और सेक्शन अगर कर दिया है तो जो बेस्ट ऑफ 3 होंगे, 4 सेक्शन जो बेस्ट 3 है उनको ही कंसिडर किया जाएगा। फेयर एनफ। इसके पार्ट 2 के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे, 40। अगेन 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ्स एंड 10 बायोलॉजी। लेकिन यहां पर एक लोचा है, आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट करने हैं। पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट करने हैं, पार्ट 2 में 2 सब्जेक्ट करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चंस कर लीजिए। आपको लगता है कि सर मेरा तो फिजिक्स और मैथ्स अच्छा है तो फिजिक्स और मैथ्स के 10-10 क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरा तो फिजिक्स एंड बायोलॉजी बेटर है तो फिजिक्स और बायोलॉजी के 10-10 क्वेश्चंस कर लीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10-10 क्वेश्चन कर लिए फिर आप 5 सवाल मैथ्स के भी कर लो, ये नहीं चलेगा। वो फिर 5 सवाल आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ, कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 1 में 80 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चंस। पार्ट 1 के जो 80 क्वेश्चंस हैं उसमें से 4 सेक्शन है 20-20-20 के, आपको सिर्फ 3 सेक्शन करने हैं 20-20-20। 60 क्वेश्चंस करने हैं PCM या PCB, बस 60 क्वेश्चंस करने हैं। अगले पार्ट 2 के अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे, 4 पार्ट होंगे और हर पार्ट में 10-10 सवाल होंगे। ये अब आपको 3 सब्जेक्ट नहीं करने, सिर्फ 2 सब्जेक्ट करने, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या बड़ा फिजिक्स मैथ्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी या थोड़ा फिजिक्स बायोलॉजी, ऐसे कुछ कोई ना कोई आपको 2 सब्जेक्ट छांटने पड़ेंगे और उनके 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो कुल मिलाकर आपने 60 यहाँ किए, 20 यहाँ किए, आपने कुल मिलाकर क्वेश्चन किए 80। मार्किंग स्कीम बड़ा फिर से वही है जो ऊपर वाले 60 क्वेश्चन हैं। सर 60 क्यों बोल रहे हैं, पर तो 80 लिखा हुआ है। 80 तो है, करने कितने? सिर्फ 60। उन 60 क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम एग्जैक्टली यही है, सही तो +1, गलत तो बेटा -0.2। इस तरह से बेटा ये आपके पास 20 क्वेश्चंस है, बेटा ये आपके 20 क्वेश्चंस हैं और ये आपके 60 क्वेश्चन। 20 एंड 60 बेटा दैट कम्स आउट टू मी 80 क्वेश्चंस। तो मैं फिर से इस बात को क्लियर कर दूं कि पार्ट 1 में आपको बेस्ट ऑफ 3 करना है, पार्ट 2 में आपको बेस्ट ऑफ 2 करना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट। लेकिन 11th क्लास में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सारा ही आपको ट्राई करना है। ये बेसिक डिफरेंस है 11th और 12th के एग्जाम में। 12th के एग्जाम का जो पेपर होता है वो रिलेटिवली बड़ा ठीक है, हायर लेवल का भी पूछ ही लेते हैं, इसलिए बड़ा ठीक है। थोड़ा बहुत ISC बेंगलोर की तरफ से जो पेपर सेट होता है वो हल्का सा टफ तो बड़ा हो ही सकता है। उस केस में थोड़ी बहुत आपको छूट दे रखी है कि आप पार्ट 2 के अंदर तीनों सेक्शन ना करके सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शंस करें।
ये आपके पास बड़ा मार्किंग स्कीम का सारा फंडा है। और मेन चीज़ बड़ा सिर्फ ये है कि 11th में आपको सारे सवाल ट्राई करने, 12th में आपको सारे सवाल ट्राई नहीं करने। 120 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 80 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। पार्ट 1 में 80 में से 60 ट्राई करने हैं। आपको एक सेक्शन छोड़ना है, पूरा सेक्शन छोड़ना है। और पार्ट 2 में 40 में से सिर्फ 20 करने, पूरे 2 सेक्शन छोड़ने हैं, सिर्फ 2 करने हैं। फेयर ना। अब बात आती है कि आखिर केवीपीए का एग्जाम दे क्यों। मैं खास तौर से 11th क्लास वाले बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग चाहे इवन आप आईआईटी की या एनआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपको केवीपीए का एग्जाम देना चाहिए। आप कह सकते हो कि सर ये सारा का सारा जो मामला है तो साइंसेस का है, सर मुझे साइंसेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो सर बीटेक करना चाहता हूँ, मैं तो सर है ना बीई करना चाहता हूँ, मैं तो सर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में तो आईआईटी एनआईटी से बीटेक करना चाहता हूँ। सर मेरे किस काम का इसलिए है क्योंकि जिस पीयर ग्रुप के साथ आप अपना कंपैरिजन करना चाहते हो, जिन बच्चों के साथ आपका अगले साल 12th क्लास में या फिर रिपीट करते वक्त आपका कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन के अंदर आपको जिन बच्चों के साथ बैठना है, उनके साथ आप 11th क्लास के अंदर एक बार बैठकर आप जज कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन में कितनी कमी है, लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, हम कितना कमजोर कर रहे हैं। इस बात का एक बेसिक आइडिया लग सकता है। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो बच्चे भी इस बात को ध्यान रखें कि वो भी इस एग्जाम को जरूर दें। 11th क्लास के अंदर भी आप अपने पीयर ग्रुप के साथ अच्छा कंपैरिजन कर सकते हो, और वो कंपैरिजन ऑफ कोर्स हमारे आगे जाके काम आता है, हमारी थोड़ी आंखें खोलता है कि यार हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और बाकी जो हमारे पीयर ग्रुप के लोग हैं, जिन लोगों के साथ हमें आगे जाके कंपीट करना है, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। 12th क्लास में तो ऑफ कोर्स बड़ा बहुत सारे एग्जाम आते हैं, मेन 1 आता है, मेन 2 आता है, बिट्स आता है, एडवांस आता है, तो जज करने ओलंपियाड्स आते हैं, तो जज करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जज करने के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, आप जज कर सकते हो जगह जगह। लेकिन 11th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जाम नहीं आते, तो जज करने का अपने आप को मैनेज, अपने आप को बाकी लोगों के कंपेरिजन के अंदर कहाँ स्टैंड करते हो, वो जज करने का सबसे अच्छा तरीका केवीपीआई का एग्जाम है। तो जो बच्चे भी इंजीनियरिंग के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बेटा जी जो बच्चे नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारे के सारे बच्चे भी केवीपीआई का एग्जाम जरूर दें। हमें इस बात का आइडिया लगता है कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इस बात का बहुत बढ़िया आइडिया लगता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगेन बेटा, तो 12th क्लास वाले बच्चे हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बोलूँगा, 11th क्लास वाले बच्चों को एक हल्की सी दिक्कत आती है, और वो दिक्कत ये आती है कि ना केवीपीआई का कोर्स जो है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। दे कैन आस्क एनीथिंग, मतलब पीसीएमबी के अंदर वो 9th 10th 11th 12th के कोई से भी टॉपिक पूछ सकते हैं। हालांकि वो किसी 12th क्लास का अगर टॉपिक पूछते हैं तो वो रिलेटिवली ईजियर पूछते हैं। तो ऐसे केस में बच्चा सोचता है कि सर नवंबर में मैं एग्जाम देने जाऊंगा, उस टाइम पर तो सर 11th का भी मेरा सारा कोर्स नहीं हो चुका होगा, तो सर मैं कैसे एग्जाम दे सकता हूँ। इसके पीछे मैं आपको 2 बातें कहूँगा। पहली कि आपका जो पूल है, आपका जो पीयर ग्रुप है, सारे बच्चे जो हैं वो एग्जैक्टली उतना ही कोर्स करके बैठे होंगे जितना आप करके बैठे होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा पढ़ के बैठे होंगे, वो बराबर पढ़ के बैठे होंगे। तो कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो बराबर पढ़ाई करके बैठे होंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी ये कि हम हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कंपटीशन में इस बात की कोशिश करते हैं कि जो भी टॉपिक ऐसे हों जिनके सवाल आईएससी ज़्यादा पूछता है, केवीपीआई के एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, और हम नवंबर तक अगर उन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उन टॉपिक्स को हम अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर बहुत ही लाइट वे के अंदर बताते हैं। लाइट वे में इस तरह से कि अगर कोई आसान सवाल अगर पूछा जाए तो बच्चा कर ले। जैसे साउंड वेव्स के और बड़ा वेव ऑन स्ट्रिंग के सवाल अक्सर पूछ लेते हैं। 12th क्लास के अगर टॉपिक्स अगर देखूं, जो हमारे बेटा 10th क्लास में भी सीबीएसई में थे, करंट के थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे, उनके कुछ सवाल पूछ लेते हैं। तो उन सवालों को 10th क्लास के टॉपिक से रिलेट करके हम एक्स्ट्रा क्लासेस में बता देते हैं, और उससे बच्चे को आइडिया रहता है कि हाँ अगर इस तरह का सवाल अगर आया तो मुझे उससे किस तरह से रास्ता निकालना और कैसे उसके आंसर्स तक पहुँचना है। तो हम भी जो टॉपिक बचते हैं उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस मैनेज करके उनको बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं। शॉर्ट में इसलिए कि बच्चे के पास टाइम तो बहुत ही फिक्स्ड है, तो उसे शॉर्ट में बताते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ केवीपीआई का जो आसान सवाल हो बड़े आराम से बच्चा कर ले। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप 11th क्लास के अंदर केवीपीआई का एग्जाम दे रहे हो तो आपको वो टॉपिक हल्के फुल्के पढ़ने ही पड़ेंगे जो टॉपिक आपके 12th क्लास के हैं, और खासतौर से वो टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके सवाल बार बार केवीपीआई पूछता है, और उन सवालों को करने के लिए जितनी थ्योरी आपको चाहिए उतनी सारी की सारी आपको क्लासेस में, एक्स्ट्रा क्लासेस में बताई जाएगी। जो 12th क्लास का बच्चा है उसे कुछ खास परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नवंबर में एग्जाम देने जाएगा तो उसका सारा कोर्स हो चुका होगा, उसका सारा कोर्स कंप्लीट है,
और अगर उसका सारा कोर्स कंप्लीट है तो वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड है, उसे किसी बात की परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो एक तरह से सारा कोर्स निपट चुका है और अब अपनी प्रिपरेशन को जज कर रहा है केवीपीआई के एग्जाम से कि सर सारा पढ़ लिया, अब देखता हूँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो वो सारा का सारा जज कर पाएगा अपने आप को। तो 12th क्लास वाले बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं आती, 11th वाले बच्चों को हल्के से दिक्कत आती है, तो उनको हम अलग से पढ़ाएंगे वो सारे टॉपिक जो बाद में उनसे केवीपीआई के अंदर पूछे जाएंगे और वो तब तक कोर्स में नहीं हो चुके होंगे। अगली बात, इंटरव्यू की प्रिपरेशंस भी हम लोग कराएंगे। इंटरव्यू में वैसे हम जब तक ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो 1-to-1 सामने बैठ के इंटरव्यूज कराते थे, अब इंटरव्यूज हो सकता है कि आईआईएससी बैंगलोर या फिर बेटा केवीपीआई का जो पैनल है वो भी आपसे ऑनलाइन किसी जियो मीट के थ्रू आपसे इंटरव्यूज ले। तो हम लोग भी जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे जिनका राउंड 1 क्लियर हो चुका होगा, जिनका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो चुका होगा, उनके लाइव इंटरव्यूज लेंगे। लाइव इंटरव्यूज सारे के सारे जो होंगे वो जियो मीट या फिर जूम के थ्रू लिए जाएंगे। तो जिस तरह से एक्चुअल केवीपीआई के एग्जाम में इंटरव्यूज लिए जाएंगे, वो किस तरह के सवाल पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उनका एग्जैक्टली हमें काफ़ी हद तक आइडिया है। जो भी लास्ट ईयर्स में केवीपीआई के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनसे हमने बिल्कुल सारे के सारे सवाल निकाल रखे हैं, किस किस तरह के सवाल उनसे पूछे जाते हैं। वही सवाल बार बार हम बच्चों से रिपीट करवाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि क्या आंसर देने नहीं देने, सारी बातें उनको इंटरव्यू के सारे स्किल्स बताई जाती हैं। तो अगेन केवीपीआई के एग्जाम के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे तो वो डिटेल में नहीं बल्कि बिल्कुल छोटा करके आपको बताया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, किस सवाल का क्या जवाब देना है, जो भी एकेडमिक्स वाले सवाल हैं वो कहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उन सब का सारा आइडिया आपको अगेन लाइव इंटरव्यूज़ के थ्रू दिया जाएगा। तो अगेन आई वुड से कि ये एक बेसिक केवीपीआई एग्ज़ाम का एक इंट्रोडक्शन है। केवीपीआई के एग्जाम के जो फॉर्म्स हैं वो हर साल जुलाई के 2nd वीक में आते हैं। इस साल हो सकता है कि लेट हो, बट स्टिल आप देखते रहना, न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर इसके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अगर नोटिफिकेशन जैसे आएगा हम लोग भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इसका नोटिफिकेशन आ गया। ऑनलाइन इसको आप भर सकते हो, इसमें आप जो आईएससी की वेबसाइट है और केवीपीआई की वेबसाइट है उससे आप चेक कर सकते हो एंड आप उसका फॉर्म भरें, एग्ज़ाम ज़रूर दें, केवीपीआई का एग्जाम जरूर दें। आपका एम साइंसेस पढ़ना हो या ना हो, केवीपीआई का एग्जाम जरूर देना चाहिए अपने आप को जज करने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।